हेलो दोस्तों, यदि आप क्लास 12th के स्टूडेंट्स हैं तो आप लोग के लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। यदि आप लोग 2026 में एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आप लोग के लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी तक देखिए केमिस्ट्री के जितने भी प्रकार के चैप्टर्स है उन चैप्टरों में जो ये पी ब्लॉक के चैप्टर्स है इससे अभी तक बिहार बोर्ड में काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें काफ़ी सारे क्वेश्चनों को हम इसमें दे रखे हैं जो कि आप लोग को बारी-बारी से हम समझा रहे हैं। इन सारे क्वेश्चनों को आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा और उसको अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा, क्योंकि अभी तक ये जो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स के जितने भी क्वेश्चंस है ये 2 नंबर में ऑब्जेक्टिव में और 5 नंबर में एक ही टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी बार पूछे गए हैं। इसलिए आप लोग इन सारे क्वेश्चनों को अच्छे से समझिएगा। इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऐसे दिए हैं जो कि इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव के तौर पे तो नहीं है, परंतु ऑब्जेक्टिव के तौर पर है। तो अंत में हम आप लोग को ये बताएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट्स है और कौन कौन से क्वेश्चन इम्पोर्टेंट नहीं है। जो बिहार बोर्ड के 12th क्लास के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो 2026 में एग्ज़ाम देने वाले हैं वो सारे के सारे स्टूडेंट्स इस वीडियो में बने रहिए। आप लोग को काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सब्जेक्टिव के तौर पर है बता रहे हैं। तो चलिए हम लोग ना क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि ऑक्सी अम्ल क्या होता है। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है और सब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव में कैसे पूछा जाता है चलिए हम बताते हैं। पहले सब्जेक्टिव देख लेते हैं। वैसा अम्ल जिसमें ऑक्सीजन पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? ऑक्सी अम्ल कहते हैं। ठीक है, जैसे देखिए HNO3 H3PO4 H3PO3, ठीक है, ये सब में ऑक्सीजन है, इसलिए इस अम्ल को हम लोग क्या कहते हैं? ऑक्सी अम्ल कहते हैं ना। अब मान लीजिए ऑब्जेक्टिव में दे दिया HCl और कहेगा कि इनमें से कौन सा ऑक्सी अम्ल नहीं है, तो देखिए जिसमें ऑक्सीजन होता है उसे हम ऑक्सी अम्ल कहते हैं और जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता उसे ऑक्सी अम्ल नहीं कहते। तो HCl क्या होगा? ऑक्सी अम्ल नहीं होगा। तो ये सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको याद कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण से आप क्या समझते हैं। तो देखिए नाइट्रोजन का स्थिरीकरण क्या होता है इसमें समझिए। वायुमंडल के मुक्त नाइट्रोजन को जब यौगिक के रूप में परिवर्तित किया जाता है तो उस प्रक्रिया को ही नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कहते हैं। ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत होता है? 78% होता है। ठीक है, इन 78% ऑक्सीजन में से 78% नाइट्रोजन में से कुछ ही नाइट्रोजन को यदि हम लोग अभिक्रिया के द्वारा किसी यौगिक में बदल देते हैं, जैसे मान के चलिए बादलों के टकराने से हम लोग का क्या बनता है? नाइट्रिक अम्ल बनता है, तो इसी के नाइट्रोजन से ये बनता है। ठीक है, उसी तरह से ये अमोनिया गैस बनता है तो उसी के नाइट्रोजन से बनता है। तो इस प्रकार से जब कोई वायुमंडल में नाइट्रोजन मुक्त रहता है और उससे कोई यौगिक बनता है उसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसके एग्जाम्पल भी दे रखे हैं। HNO3 हो गया और NH3 हो गया। ठीक है, नाइट्रिक अम्ल हो गया, अमोनिया हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है तीसरा, अम्ल राज क्या है। ठीक है, तो देखिए एक आयतन सांद्र HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल और 3 आयतन सांद्र HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के मिश्रण को ही क्या कहते हैं? अम्ल राज कहते हैं। ठीक है, यदि मान लीजिए किसी कंटेनर में, ठीक है, हम लोग 1 भाग नाइट्रिक अम्ल मिला देते हैं और 3 भाग क्या मिला देते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिला देते हैं, तो जो नया यहाँ पर विलयन तैयार होगा वो क्या कहलाएगा? अम्ल राज कहलाएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा। ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि यहाँ पर अम्ल राज में नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अनुपात क्या होता है, तो याद रखिएगा 1:3 होता है। और वही कहेगा कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का अनुपात क्या होता है, तो 3:1 होता है। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर ये 4 है। 4 क्या करे देखिए, नाइट्रोजन चक्र क्या है। ठीक है, उतना ये इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी हम इसको बता देते हैं, थोड़ा सा देख लीजिए। देखिए जब कोई जीव या पेड़ पौधे मर जाता है तो वह मिट्टी के संपर्क में आता है। ठीक है, तो वह उसमें उपस्थित नाइट्रोजन युक्त यौगिक का अधिकांश भाग अमोनिया युक्त यौगिक के लवण में क्या होता है? परिवर्तित हो जाता है। ठीक ना। देखिए जब कोई जीव जंतु मर जाता है तो वह मिट्टी के संपर्क में आने पर वह किस में बदल जाता है? अमोनिया के लवण में बदल जाता है। और जब यह जल वर्षा में घुलकर मिट्टी के अंदर चला जाता है तो वह मिट्टी सूक्ष्म जीवों से संपर्क करके नाइट्रेट के यौगिक बना लेता है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए अम्ल वर्षा होता है तो ये मिट्टी में जब रहता है अमोनिया के लवण, तो ये घुल करके ये क्या होता है? सूक्ष्म जीवों के संपर्क में आकर के कोई यौगिक बना लेता है। इसी मिट्टी में जब पौधे के बीज को बोया जाता है तो उसके पौधे के द्वारा सभी नाइट्रोजन जो मिट्टी के अंदर
वर्षा के द्वारा अंदर जाते हैं, वही क्या होते हैं, पौधों के द्वारा वह पुनः वायुमंडल में चले जाते हैं। इस प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, नाइट्रोजन चक्र कहते हैं। जैसे कहने का मतलब ये है कि देखिए, अगर कोई जीव जंतु मर जाता है और मिट्टी के संपर्क में आता है तो वह अमोनिया बन करके कहाँ चला जाता है, अम्ल वर्षा के साथ मिट्टी के अंदर चला जाता है। और उसी मिट्टी के अंदर जब हम लोग ना किसी पौधे को बोते हैं और वह पौधा बड़ा होता है तो उसके सारे मिट्टी के जो नाइट्रोजन्स होते हैं वो कहाँ फिर से चले जाते हैं, वायुमंडल में चले जाते हैं। ठीक है, तो एक बार मिट्टी में जाते हैं और मिट्टी से फिर कहाँ जाते हैं, वायुमंडल में जाते हैं। तो ये आदान प्रदान हमेशा 6 महीना पर होता रहता है। इसी चक्र को हम लोग क्या कहते हैं, नाइट्रोजन चक्र कहते हैं। ठीक है, क्योंकि एक बार नाइट्रोजन मिट्टी के अंदर जाता है और पुनः मिट्टी से फिर कहाँ चला जाता है, वायुमंडल में ही चला जाता है। इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, नाइट्रोजन चक्र कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन से 5, ओजोन परत क्या है, इसके क्षय होने की व्याख्या करें। ठीक है, ओजोन परत क्या है, इसके क्षय होने की व्याख्या करें। तो देखिए, पृथ्वी की सतह से लगभग 20 किलोमीटर ऊपर गैसों का एक मोटा आवरण पाया जाता है। कितना किलोमीटर, लगभग 20 किलोमीटर। ठीक है, गैसों का एक मोटा आवरण पाया जाता है जो पराबैंगनी किरण या अन्य किरणों को क्या करता है, सोख लेता है। ठीक है, जो सूर्य से होकर के जो पराबैंगनी किरणें या अन्य किरणें आती है, यही वो मोटा परत उसको क्या करता है, सोख लेता है। ठीक है, इसी आवरण को हम लोग क्या कहते हैं, ओजोन कहते हैं। ठीक है, इसी आवरण को क्या कहते हैं, ओजोन कहते हैं। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, पृथ्वी के लगभग 20 किलोमीटर पर जो गैसों का मोटा आवरण पाया जाता है, यह आवरण हानिकारक पराबैंगनी किरण या अन्य किरणों को क्या करता है, सोख लेता है। इसी आवरण को हम लोग क्या कहते हैं, ओजोन परत कहते हैं। इसके क्षय होने का जो कारण है वो देखिए, ओजोन परत को क्षय करने वाला मुख्य विकिरण पराबैंगनी विकिरण होता है, जो अपनी तापमान और तीव्रता के कारण ओजोन परत को दिन पर दिन क्या करता है, क्षय करता है। इसकी शक्ति इतनी ज़्यादा और तापमान होती है कि मोटे परत को भी धीरे धीरे ये क्या करता है, क्षय करने लगता है, यानी कमजोर करने लगता है। तो इस प्रकार से आप ये क्वेश्चन को समझ चुके होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये सब 12th क्लास के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो कि बिहार बोर्ड में इस बार एग्जाम देने वाले, उनके लिए सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। इन सारे क्वेश्चनों को बार बार आप लोग रिवीजन कीजिएगा। ठीक है, इसमें हम अंत में बताएंगे कि कौन कौन सा क्वेश्चन मेरे गेस के हिसाब से ये आएगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं 6 वाला। ठीक है, कह रहे कि हैलोजन रंगीन क्यों होते हैं। ठीक है, यानी हैलोजन तत्व रंगीन क्यों होते हैं। देखिए, सभी हैलोजन रंगीन होते हैं, इसका कारण यह है कि इसके अणु दृश्य क्षेत्र में प्रकाश अवशोषित कर लेते हैं। ठीक है, देखिए हैलोजन के पास इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, और वह दृश्य क्षेत्र के भाग होते हैं और वह प्रकाश को क्या करते हैं, अवशोषित कर लेते हैं, जिनके फलस्वरूप इनके इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर ऊर्जा स्तरों में चले जाते हैं। ठीक है, उनके अंदर जो सेल्स होते हैं, उनके सेल्स क्या होते हैं, ऊर्जा को अवशोषित करके अगले सेल में जाने के लिए उत्तेजित हो जाते हैं। ठीक है, जबकि शेष प्रकाश उत्सर्जित हो जाता है। ठीक है, अतः हैलोजन का रंग वास्तव में इस उत्सर्जित प्रकाश का क्या होता है, रंग होता है। यानी कहने का मतलब है कि देखिए, जो दृश्य क्षेत्र में प्रकाश अवशोषित करते हैं, ठीक है, उनके इलेक्ट्रॉन उसी के वजह से ये क्या दिखाई देते हैं, रंगीन दिखाई देते हैं। ठीक ना, तो इसको आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा। जैसे हम आप लोग को ना ऑब्जेक्टिव में बताए थे कि सारे हैलोजन का रंग की कैसा कैसा होता है। ठीक है, तो वो ऑब्जेक्टिव में ही बताएंगे फिर से एक बार। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हैलोजन परिवार में के कौन कौन सा सदस्य है। ठीक है, देखिए हैलोजन तत्व होते हैं 4। कितने होते हैं, 4। कौन कौन होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और क्या होता है, आयोडीन। ये 4 हैलोजन तत्व है। ठीक है, ये सब्जेक्टिव में भी देता है और ऑब्जेक्टिव में भी देता है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। अमोनिया की क्लोरीन से क्या अभिक्रिया होती है। तो देखिए, अमोनिया से क्लोरीन निम्नलिखित 2 प्रकार से होती है ना, यानी अमोनिया से क्लोरीन 2 प्रकार से अभिक्रिया करते हैं। कह रहे कि देखिए, जब पहला हम लोग कर रहे हैं, जब अमोनिया अधिक में होती है, ठीक है, तो N2 तथा अमोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है। ठीक है, यानी देखिए अमोनिया ज़्यादा मात्रा में रहेगा तो क्या प्राप्त होगा, N2 और NH4Cl प्राप्त होगा। जैसे देखिए 8 NH3 क्लोरीन से अभिक्रिया करता है तो N2 और अमोनियम क्लोराइड बनाता है। ठीक है, अब दूसरा देखिए, जब क्लोरीन अधिक में हो, अब इसमें अमोनिया क्या है, कम है और क्लोरीन क्या है, ज़्यादा। देखिए अमोनिया एगो है और क्लोरीन कितना है, 3 गो है। इसमें अमोनिया ज़्यादा था, 8 हुआ था, क्लोरीन कितना था, 3 गो था। ठीक है, तो ये दोनों क्या होगा, एक में अमोनिया ज़्यादा होगा तो ये बनाएगा और अमोनिया कम होगा तो ये बनाएगा। ठीक है, इस अभिक्रिया को आप लोग देख लीजिए ना, NH3 कम है, क्लोरीन से अभिक्रिया करके NCl3 प्लस में क्या बनाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से अमोनिया की 2 प्रकार से अभिक्रिया क्लोरीन से होती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
अगला क्वेश्चन करें कि HF, HCl, HBr तथा HI में सबसे प्रबल अवकारक कौन है। ठीक है, देखिए अवकारक की बात कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पर ना हाइड्रोजन को देख लिया जाए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और क्या है 4 आयोडीन है, बाकी तो H सब में क्या है कॉमन है। तो यहाँ पर देखिए सबसे प्रबल अवकारक यानी अपचायक HI होगा, क्योंकि हाइड्रोजन वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर अवकारक गुण क्या होता है बढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए तो जैसे हम लिखेंगे फिर, कल, बाहर, आई, आंटी। ठीक है, आंटी तो नहीं है तो इसमें देखिए ये हो गया HBr, ये H हो गया और ये HF हो गया। ठीक है, तो ये सबसे नीचे कौन है, वर्ग में ऊपर से नीचे आए हैं तो कौन मिला है, HI मिला है। तो वर्ग में नीचे आए हैं तो HI मिला है। तो देखिए यहाँ पर है कि हाइड्रोजन वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर अवकारक गुण क्या होता है बढ़ता है, तो सबसे प्रबल किसका हो जाएगा, HI का हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका कारण आप लोग लिख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि नाइट्रस अम्ल ऑक्सीकारक एवं अपचायक दोनों के रूप में कार्य करता है। ठीक है, जो नाइट्रस अम्ल है ऑक्सीकारक के भी जैसा काम करता है और अपचायक यानी अकारक के भी जैसा काम करता है। ठीक है, प्रत्येक को एक एक उदाहरण देकर समझाइए। तो चलिए इसको देख लेते हैं। देखिए नाइट्रस अम्ल के ऑक्सीकारक एवं अपचायक दोनों गुण होते हैं। ठीक है, पहले ऑक्सीकारक देखते हैं। देखिए नाइट्रस अम्ल SO2 को सल्फ्यूरिक अम्ल में ऑक्सीकृत कर देता है। ठीक है, ये इसका ऑक्सीकारक गुण है। जब नाइट्रस अम्ल SO2 से सल्फ्यूरिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है तो ये ऑक्सीकृत होकर होता है। ठीक है, तो ये ऑक्सीकारक गुण होता है, जैसा कि रिएक्शंस में आप लोग देख रहे हैं। ठीक है, H2SO4 बनाए। दूसरा देख लिया जाए अपचायक गुण। देखिए नाइट्रस अम्ल ये हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को नाइट्रिक अम्ल तथा जल में अपचायक कर देता है यानी बदल देता है। ठीक है, अपचायक गुण इसका यह होता है कि नाइट्रस अम्ल जब हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को नाइट्रिक अम्ल तथा किस में बदल देगा, जल में अपचायक कर देता है। जैसे देखिए ये हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है और ये जो नाइट्रस अम्ल है इसके द्वारा इसको किस में बदल देता है, नाइट्रिक अम्ल में बदलता है और जल में बदल देता है। ठीक है, तो ये अपचायक की वजह से होता है। ठीक है, इसलिए ये अपचायक गुण में आ जाता है। ठीक है, और ये ऑक्सीकारक की वजह से होता है इसलिए ऑक्सीकारक गुण में आ जाता है। तो इस प्रकार से आप लोग ये चीज़ें बता भी सकते हैं ना। वैसे ये क्वेश्चन उतना इम्पोर्टेंट है नहीं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। देखिए लाल फास्फोरस और श्वेत फास्फोरस में क्या अंतर है। ठीक है, श्वेत फास्फोरस यहाँ कर लीजिएगा, श्वेत को ना उजला फास्फोरस भी आप लोग कर सकते हैं। तो देखिए लाल फास्फोरस और श्वेत फास्फोरस में निम्नलिखित अंतर है। 3 ही याद कर लीजिएगा, 3 ज़्यादा हो जाएगा। देखिए लाल फास्फोरस कम क्रियाशील होता है, जबकि श्वेत फास्फोरस लाल फास्फोरस की तुलना में क्या होता है, अधिक क्रियाशील होता है। देखिए यह अविषैला होता है लाल फास्फोरस। ठीक है, और यह क्या होता है, विषैला होता है। ठीक है, यह अंधेरे में नहीं चमकता है लाल फास्फोरस, और यह अंधेरे में भी क्या होता है, चिपकता है। इसके अणु सूत्र की बात किया जाए तो P4 होता है और इसका अणु सूत्र की बात किया जाए तो P4N होता है। आप सूत्र को बदल भी सकते हैं। ठीक है, इसका P4N कर सकते हैं और इसको क्या कर सकते हैं, P4 कर सकते हैं। ठीक है, अब ये है कि यह CO2 में अविलय होता है। ठीक है, लाल फास्फोरस, और ये CO2 में क्या होता है, विलय होता है। ठीक ना, तो देखिए इसमें से ज़्यादा नहीं करना है क्योंकि कुछ कुछ गुण ना दोनों का क्या होता है, मिलता जुलता रहता है। ठीक है, तो इसमें से कोई भी क्या करिएगा, 3 ही को लिखिएगा ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। अंतरा हैलोजन किसे कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए ना, जब कोई हैलोजन किसी अन्य हैलोजन से संयोग करके 2 या 2 से अधिक यौगिक का निर्माण करता है तो उसे क्या कहते हैं, अंतरा हैलोजन कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए देखिए आयोडीन भी हैलोजन ही है और फ्लोरीन भी क्या है, हैलोजन ही है। ठीक है, जब एक हैलोजन किसी दूसरे हैलोजन से मिल करके क्या बनाता है, कोई अगर यौगिक बनाता है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अंतरा हैलोजन बोलते हैं। जैसे में देखिए IF7 हो जाएगा, ICl हो जाएगा, ये सब हैलोजन ही है। BRF3 हो जाएगा, ये हैलोजन एक दूसरे से मिलकर क्या करते हैं, कोई यौगिक का निर्माण करते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अंतरा हैलोजन कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अक्रिय गैसों की संयोजकता शून्य होती है क्यों। ठीक है, ये हम सब जानते हैं कि जितने भी अक्रिय गैस होती है उसकी संयोजकता क्या होती है, शून्य होती है। आखिर क्यों होती है, तो चलिए जानते हैं। देखिए चूंकि हम जानते हैं कि अक्रिय गैसों के बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, इसलिए यह अपने इलेक्ट्रॉन को न तो दे सकता है और न ही किसी से लेता है। इस गुण के कारण ही इसकी संयोजकता क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। ठीक है, देखिए हीलियम को छोड़कर बाकी जितने भी तत्व होते हैं, जैसे नियोन हो गया, आर्गन हो गया, ठीक है, क्रिप्टन हो गया, जेनॉन हो गया, रेडॉन हो गया, इन सारे तत्वों के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 होते हैं। ठीक है, और ये ना तो किसी को अपना इलेक्ट्रॉन देते हैं और ना ही किसी
ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है। और जब लेन देन का प्रक्रिया शुरू ही नहीं होता है तो इन पर कोई आवेश नहीं आता, और आवेश नहीं होता संयोजकता नहीं बनता है, इसलिए उनकी संयोजकता क्या होती है, शून्य होती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन से अम्लीय वर्षा से आप क्या समझते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा देख लीजिए। देखिए, पृथ्वी पर जब जीवाश्म ईंधनों को जलाने से वायुमंडल में SO2 एवं NO2 गैस बनता है, ठीक है। यानी कोई भी जीवाश्म ईंधन या लकड़ी या कोई भी प्रकार की चीज़ अगर जलाते हैं तो वह वायुमंडल में SO2 और NO2 गैस बनाता है, ठीक है, जो वायु में मिश्रित होकर वायु को प्रदूषित कर देता है, ठीक है। और SO2 ऑक्सीकृत हो जाता है, और ऑक्सीकृत होकर H2SO4 अम्ल एवं क्या बनाता है, ये NO2 ऑक्सीकृत होकर नाइट्रिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है, और यह अम्ल वर्षा के रूप में पृथ्वी पर आता है। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, अम्लीय वर्षा कहते हैं। यानी इसको अच्छे से समझ लिए। देखिए, जब कोई जीवाश्म ईंधन को जलाते हैं तो वायुमंडल में SO2 और NO2 गैस बनता है, ठीक है। और SO2 गैस ऑक्सीकृत होकर H2SO4 बनाता है, और NO2 गैस ऑक्सीकृत होकर क्या बनाता है, नाइट्रिक अम्ल बनाता है, ठीक है। और यही दोनों आपस में मिल करके, ठीक है, जब ये वर्षा के रूप में पृथ्वी पर आते हैं तो इसी वर्षा को हम लोग क्या कहते हैं, अम्ल वर्षा कहते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग ये चीज़ें समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, उदासीनीकरण ताप की परिभाषा दे, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, ये स्थिर तापक्रम में एवं आयतन पर, तापक्रम में क्या हो, स्थिर हो एवं आयतन पर 1 ग्राम समतुल्य अम्ल को, ठीक है, भस्म द्वारा उदासीन करने में जितना ताप उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, उदासीनीकरण ताप कहते हैं, ठीक है। जैसे देखिए, आप लोग जानते ही हैं कि उदासीनीकरण अभिक्रिया भी क्या होता है कि जब अम्ल और क्षार दोनों की क्या करते हैं, आपस में अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है, लवण और जल बनता है। लवण प्लस में क्या बनता है, जल बनता है। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार से इस चीज को समझिए कि स्थिर तापक्रम एवं आयतन पर 1 ग्राम समतुल्य अम्ल को न भस्म द्वारा उदासीन करने के लिए जितना ताप उत्पन्न होता है, ठीक है, उसी को उदासीनीकरण ताप कहते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पर हम लोग का NaOH क्या है, क्षार है, HCl क्या है, अम्ल है, और इसके द्वारा लवण बनाए और जल बनाए, और साथ ही साथ ये देखिए इतना कैलोरी का, किलो कैलोरी का क्या बनाए, ताप बनाए, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण ताप बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए VBI के तौर पर है, ठीक है, इसको VBI के तौर पर ही समझिएगा। कह रहे हैं कि देखिए O3 यानी ओजोन भी कह सकते हैं ना, एक प्रबल ऑक्सीकारक की तरह क्रिया करती है, क्यों, ठीक है। तो देखिए O3 शीघ्रता से अपघटित होकर नवजात ऑक्सीजन उत्पन्न करती है, जो विभिन्न पदार्थों को ऑक्सीकृत कर देती है, ठीक है। इसलिए यह एक प्रबल ऑक्सीकारक की तरह कार्य करती है, ठीक है। जैसे देखिए O3 को तोड़ते हैं ना तो नए प्रकार के क्या बनता है, ऑक्सीजन बनता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए O2 गैस और यहाँ पर O बना है, ठीक है, नवजात ऑक्सीजन बनता है, ठीक है, जो विभिन्न प्रकार के पदार्थों को क्या करता है, ऑक्सीकृत कर देता है, ठीक है। यानी दूषित, मान लीजिए भोजन है तो दूषित कर दिया, ठीक है। इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं कि O3 क्या होता है, प्रबल ऑक्सीकारक होता है, ठीक है। जब भी अगर O3 को हम लोग तोड़ते हैं तो एक नवजात क्या बनता है, ऑक्सीजन बनता है, जो कि किसी भी चीज को क्या करता है, ऑक्सीकृत कर देता है, इसलिए इसको हम लोग प्रबल ऑक्सीकारक भी कहते हैं, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन से 17, निम्नलिखित यौगिकों में से किसके रासायनिक आबंध में कम आयनिक अभिलक्षणी गुण होगा, ठीक है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी हम आप लोग को बता देते हैं। देखिए, निम्नलिखित यौगिकों में से किसके रासायनिक आबंध में कम आयनिक अभिलक्षण होगा, LiCl या KCl। तो देखिए ए आंसर में LiCl के रासायनिक आबंध में अभिलक्षणी गुण कम होगा, क्योंकि लिथियम का आकार पोटेशियम से क्या होता है, बहुत ही छोटा होता है ना। यानी ऐसा समझिए कि अभिलक्षणिक गुण जो होता है वह तत्वों के आकार पर निर्भर करता है, ठीक है। तो लिथियम का आकार छोटा होता है और पोटेशियम का क्या होता है, बड़ा होता है, इसलिए लिथियम का रासायनिक आबंधन कम आयनिक अभिलक्षण गुण को दर्शाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन से हम लोग का 18, ठीक है। 18 करें कि अक्रिय गैसों की 3 विशेषताएं या गुण लिखिए, ठीक है। तो देखिए अक्रिय गैसों की 3 विशेषताएं क्या है, निम्नलिखित है। पहला आप लोग लिखिएगा कि ये रंगहीन
गंधहीन तथा क्या होते हैं, स्वादहीन होते हैं। जो अक्रिय गैस होते हैं ये रंगहीन होते हैं, गंधहीन होते हैं और क्या होते हैं, स्वादहीन होते हैं। ना ही इनका रंग होता है, ना ही गंध होता है और ना ही क्या होता है, स्वाद होता है। ठीक है। दूसरी बात, इनकी संयोजकता क्या होती है, शून्य होती है ना, अभी अभी हम लोग ऊपर देखे हैं। और तीसरी बात ये है कि ये क्या होते हैं, एक परमाणिक होते हैं ना, यानी हमेशा जैसे देखिए हीलियम हुआ, नियॉन हुआ, ये कभी भी He2 Ne2 Ne3 इस समय नहीं होते। सिंपल क्या होते हैं, He होते हैं या फिर Ne होते हैं ना, और भी तत्व जो है वो इसी तरह से होते हैं, इसलिए इनको एक परमाणिक भी कहा जाता है। ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है, ठीक ना। तो इनकी जो विशेषताएं 3 है, निम्न है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट तरह से दिया गया है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है। चलिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। ठीक है। ये क्वेश्चन को आप हटा भी सकते हैं, ये उतना इंपॉर्टेंट है भी नहीं, ठीक ना। ऑब्जेक्टिव के तौर पर ये आता है कि अक्रिय गैस एक प्रमाणिक है कि क्या होता है, तो एक प्रमाणिक होता है। ठीक है। दूसरी पूछता है ऑब्जेक्टिव में कि उसकी संयोजकता अक्रिय गैसों की क्या होती है, तो क्या होती है, शून्य होती है। बाकी यही इंपॉर्टेंट है जो कि ऑब्जेक्टिव में काम आता है, बाकी क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है हम लोग का, देखिए होम्स सिग्नल में किस गैस का प्रयोग किया जाता है और क्यों किया जाता है। ठीक है। देखिए होम्स सिग्नल क्या होता है, जो जहाज होते हैं पानी वाले ना, उनमें लगाया जाता है। ठीक है। जो कि बहुत सारे काम आता है ये होम्स सिग्नल। जैसे देखिए होम्स सिग्नल में फॉस्फीन गैस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। क्योंकि फॉस्फीन पानी में ज्वलनशील गैस है, जिससे जहाज़ों में आई कमियों को दूर से ही पता लगा लिया जाता है। ठीक है। यदि मान के चलिए अगर कोई जहाज डूब रहा है, ठीक है, तो जैसे ही डूबने की कोशिश करेगा ये पानी से क्या करेगा, अभिक्रिया करके जलने लगेगा, जिससे जहाज का पता लगाया जा सकता है कि कहाँ पर ये घटनाएं घटी हुई है। ठीक है। उसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, होम्स सिग्नल। तो होम्स सिग्नल में हम लोग किसका उपयोग करते हैं, फॉस्फीन गैस का। ठीक है। यह गैस अगर टाइटेनिक जहाज में भी होता तो आज उसका भी पता लगा लिया गया होता, ठीक ना। चलिए बहुत पहले ही पता लगा लिया गया होता। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर आते हैं 20 पर। डाई नाइट्रोजन N2 यानी N2 गैस कमरे के ताप पर कम क्रियाशील होता है क्यों। ठीक है। यानी N2 गैस कमरे के ताप पर कम क्रियाशील होता है क्यों ना। तो चलिए देखिए कमरे का ताप हम लोग जानते हैं कि 25 से कितना होता है, 27 डिग्री के लगभग आसपास होता है। ठीक है। थोड़ा सा कम बेसी भी करिएगा तो वो कमरा का ताप ही माना जाता है। ठीक है। तो देखिए कह रहे कि N2 गैस कमरे के ताप पर कम क्रियाशील होता है क्योंकि N2 अणु से त्रिबंध होने के कारण इनके वियोजन ऊर्जा का मान काफी उच्च होता है, जिसके कारण ये टूट नहीं पाते और ना ही अभिक्रिया कर पाते हैं। ठीक है। जैसे देखिए N2 अगर अणु की बात करें तो ये इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, N और N के बीच क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है। और इसको तोड़ने के लिए ना काफी उच्च ऊर्जा की क्या होती है, आवश्यकता होती है, और जब तक से ये टूटेगा नहीं तब तक से ये किसी से अभिक्रिया करेगा नहीं। ठीक है। इसीलिए ये कमरे के ताप पर क्या होता है, कम क्रियाशील होता है ना, किसी से भी क्रिया नहीं करता क्योंकि ये टूटता नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन 21 है, उत्कृष्ट गैसों के आयनन विभव का मान उच्च होता है क्यों। यानी जितने भी उत्कृष्ट गैस होते हैं उनके आयनन विभव का मान उच्च होता है क्यों होता है। ठीक है। चलिए देखिए आयनन विभव हम लोग क्वेश्चन भी पढ़े थे एक बार, ठीक ना, ऑब्जेक्टिव में। इसको सब्जेक्टिव में समझ लेते हैं। देखिए चूंकि हम जानते हैं कि अक्रिय गैस अस्थायी होते हैं, ठीक है, अर्थात वे न तो इलेक्ट्रॉन को देते हैं और न ही किसी से क्या करते हैं, लेते हैं। इसलिए इस गुण के कारण इनका आयनन विभव क्या होता है, उच्च होता है ना। देखिए जब इलेक्ट्रॉनों का लेन देन नहीं होता है तो कोई भी बंधन का निर्माण नहीं होता है, और जिसमें बंधन का निर्माण नहीं करने की क्षमताएं होती है उसका आयनन विभव बहुत ही क्या होता है, ज़्यादा होता है, जैसे कि उत्कृष्ट गैस है। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्यों डाई ऑक्सीजन जिसको O2 भी कहते हैं एक गैस है, ठीक है, जबकि सल्फर एक क्या है, ठोस है। यानी कह रहे हैं कि जो डाई ऑक्सीजन वो गैस होता है और सल्फर ठोस होता है, क्यों होता है ऐसा। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। देखिए डाई ऑक्सीजन के रूप में दुर्बल वांडर बल द्वारा बंधित होता है, ठीक है, जो आसानी से टूटकर गैस में क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है, जबकि सल्फर S8 यानी 8 परमाणुओं के रूप में पाया जाता है, जिसके कारण उसमें श्रृंखलन गुण के साथ उसके बंधन में काफी आकर्षण आ जाता है, इसलिए सल्फर ठोस के रूप में काम आता है। यानी ऐसा समझिए कि देखिए O2 जो है, ठीक है, ये क्या होता है, जो ये डबल बॉन्ड होता है, ठीक है, ये इसमें दुर्बल वांडर बल होता है, ठीक है, ये तुरंत टूटने के बाद O2 माइनस में क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है। ठीक है। या फिर मान के चलिए जब टूटेगा तो O माइनस में भी क्या होगा, परिवर्तित हो जाए, जिससे ये किसी और चीज से बॉन्ड बना लेगा। लेकिन
इसमें देखिए सल्फर में क्या होता है कि एक सल्फर के अणु दूसरे सल्फर के अणु से काफ़ी श्रृंखलन गुण दर्शाता है, यानी आकर्षण के रूप में जुड़ा रहता है, जो कि तोड़ना इसको काफ़ी क्या होता है मुश्किल हो जाता है, ठीक है। इसीलिए S8 जो है सल्फर, ये क्या होता है ठोस के रूप में होता है, और जबकि ऑक्सीजन किसके रूप में होता है, गैस के रूप में होता है, ठीक है। तो यही बातें ध्यान रखिएगा, कम आकर्षण होने के कारण ये टूटता है तो गैस में पाया जाता है, और ये ज़्यादा आकर्षण होने की वजह से नहीं टूटता है तो ये किस में पाया जाता है, ठोस में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन ये देख लीजिएगा ना, ये काम का है, 2-2 नंबर का दे सकता है, ठीक है। देखिए निम्नलिखित में फास्फोरस की ऑक्सीकरण अवस्थाएं बताए। देखिए कुछ करना नहीं है, जैसे मान लीजिए इसका निकालना है, तो देखिए जिसका निकालना होता है उसको क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। जैसे फास्फोरस को हम एक्स मान लिए। अब यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन क्या गए, 3 गए, तो 3 गुणे ऑक्सीजन पर चार्ज कितना होता है, -2 होता है, तो -2 कर दीजिए, ठीक है, इसका काम खत्म। इधर भी प्लस कर दीजिए। हाइड्रोजन क्या गए, 3 गए, तो 3 गुणे हाइड्रोजन पर कितना चार्ज होता है, 1 होता है, ठीक है। अब देखिए टोटल पर चार्ज कुछ नहीं है तो इक्वल टू कितना आता है, 0। जब ये टोटल सॉल्व करिएगा तो x का मान कितना आएगा, 3, आइए -6, तो घटाइएगा तो इधर कितना आएगा, -3 हो जाएगा, उधर जाएगा तो +3, यानी x बराबर +3। तो देखिए H3PO3 में हाइड्रोजन फास्फोरस का जो होगा ऑक्सीकरण अवस्था कितना होगा, +3 होगा, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए इसको समझ लेते हैं ना, इसको मान लेंगे क्या, x मान लेंगे। यहाँ पर कितने क्लोरीन है, 3 है, तो 3 गुणे कितना आवेश होता है क्लोरीन पर, -1 होता है। टोटल पर चार्ज कुछ नहीं है तो इक्वल टू कितना लिया जाता है, 0। तो अब बताइए एक्स बार कितना आ जाएगा, उधर जाएगा तो +3, ठीक है। तो इस प्रकार से इसमें फास्फोरस का कितना आ जाएगा, +3 आ जाएगा। चलिए इसको भी निकाल देते हैं। देखिए यहाँ पर ना ये फास्फोरस 2 है तो ठीक है, तो यहाँ पर 2x मान लीजिए, ठीक है। आप प्लस, देखिए कैल्शियम है ना, कैल्शियम 3 है तो यहाँ पर 3 गुणे इसका चार्ज कितना होता है, 2 होता है, +2 होता है, ठीक है। तो ये देखिए ऑक्सीडेशन नंबर इसके माइनस में भी आ जाएंगे, ये कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। तो ये 2x बराबर कितना होगा, 6, और उधर जाएगा तो -6 हो जाएगा, ये कटेगा तो कितना आएगा, 3, यानी x बराबर -3, जो कि ये क्या है, गलत है, ठीक है ना। ऑक्सीडेशन नंबर माइनस में नहीं आता है, ठीक है, हमेशा 0 आएगा, नहीं तो 0 से ज़्यादा आएगा। अगला क्वेश्चन में देखिए निकाल लेते हैं ये, ठीक है। देखिए फास्फोरस को x मान लेते हैं, इधर सोडियम कै गए, 3 गए, तो 3 गुणे कितना चार्ज होता है, 1 होता है, +1। अब देखिए प्लस ऑक्सीजन पर कितना, ऑक्सीजन 4 गए, कितना चार्ज होता है, -2 होता है, बराबर 0 कर दीजिए। इसको सॉल्व कर दीजिए, x बार कितना आएगा, देखिए हाई 3, हाई -8, -8 मेरे 3 जाएगा तो ये क्या होगा, माइनस ये 5 बचेगा, उधर जाएगा तो +5, तो यानी ये +5 आएगा इसका, ठीक है। तो ये 2 नंबर में भी आप लोग को दे सकता है कि ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकाला जाता है, किसी भी यौगिक का दे सकता है। हम आप लोग को निकालने का तरीका बता दिए, अब कोई भी यौगिक देगा तो आप लोग इस क्वेश्चन के माध्यम से निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन से हम लोग का कि क्या PCl5 ऑक्सीकारक और अपचायक दोनों का कार्य कर सकता है। देखिए ये उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, इसको आप लोग हटा दीजिए ना, ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए ऐसे क्वेश्चन को हम हटा देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, नाइट्रोजन द्विपरमाणिक अणु के रूप में पाया जाता है टाटा फास्फोरस। देखिए ये भी क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसको आप लोग हटा दीजिए। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही जो है ना हम आप लोग को बता देते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो, ठीक है, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा तो फिर दिक्कत होगा। चलिए यहाँ से अभिक्रिया संबंधित कुछ प्रश्न है, ये 2 नंबर में भी दे सकते हैं, 5 नंबर भी दे सकते हैं, इसको चलिए हम लोग समझ लेते हैं। देखिए कह रहे कि क्लोरीन का निर्माण डेक्रोन विधि द्वारा लिखे, ठीक है। तो डेक्रोन विधि क्या होता है, चलिए देख लेते हैं। देखिए डेक्रोन विधि, इस विधि में ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण वायुमंडलीय ऑक्सीजन द्वारा, ठीक है, CuCl2 उत्प्रेरक की उपस्थिति में 723 केल्विन पर गर्म करते हैं, तो उसकी उपस्थिति में क्या होता है, अच्छा 2 बार टाइपिंग हो गया, ठीक है। उसके फलस्वरूप कौन सा गैस, क्लोरीन गैस का निर्माण होता है, ठीक है। तो इसी क्लोरीन गैस का निर्माण करता है। चलिए इस क्वेश्चन को भी हम लोग ना, क्लोरीन है ना, लेकिन डेकोन विधि तो इम्पोर्टेंट है। चलिए इसको हम लोग ना 2 बार जो रिपीट है, चलिए एक बार हम बता देते ना। देखिए क्लोरीन गैस, यहाँ पर एरो का चिन्ह दे दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर समझिएगा ना, देखिए इस विधि में ऑक्सीजन जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की ऑक्सीकरण वायुमंडलीय ऑक्सीजन द्वारा इस उत्प्रेरक के द्वारा यानी CuCl2 उत्प्रेरक के द्वारा, ठीक है, जब 723 केल्विन पर गर्म करते हैं तो उसके फलस्वरूप हम लोग का क्लोरीन गैस बनता है, ठीक है। बाकी इस परिभाषा में कुछ त्रुटियां आ गई है, इन त्रुटियों को सुधार लीजिएगा ना। यहाँ पर देखिए इसका जो रिएक्शन है, देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके, ठीक है, ये क्या बना रहा है, क्लोरीन गैस बना रहा है। इसी विधि को हम लोग क्या कहते हैं, डेकोन विधि, ठीक है।
और जल बना रहा है, ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छे से लिख लीजिएगा। अच्छे से किस प्रकार से लिखिएगा, चलिए हम बता देते हैं, ठीक है। लिखिएगा ना, इस प्रकार की विधि में HCl अम्ल जब ऑक्सीजन से, ठीक है, CuCl2 उत्प्रेरक की उपस्थिति में 723 केल्विन ताप पर गर्म करके अभिक्रिया करते हैं तो उसके फलस्वरूप कौन सा गैस का निर्माण होता है, क्लोरीन गैस का निर्माण होता है। जैसे कि इस अभिक्रिया में आप लोग को हम दर्शाए हैं, ठीक है। यह विधि कौन सा विधि कहलाता है, डेक्रोन विधि कहलाता है, ठीक है। ये हालांकि उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, इसको आप लोग छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। अमोनिया किस विधि द्वारा बनाई जाती है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये ऑब्जेक्टिव में भी आता है और आप लोग इसको थोड़ा ध्यान रखिए। देखिए अमोनिया को हाइबर विधि इंपॉर्टेंट है ना, अमोनिया को हाइबर विधि द्वारा बनाया जाता है। जैसे में देखिए हाइबर विधि से अमोनिया का निर्माण कैसे होता है, यहाँ पर समझ लीजिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए। लास्ट में बताएंगे कि कौन कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को आपस में मिलाकर अभिक्रिया कराते हैं तो उसके फलस्वरूप क्या बनता है, अमोनिया गैस बनता है, ठीक है। इस विधि को ही क्या कहते हैं, हाइबर विधि कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसके रिएक्शंस को देख लेते हैं, ठीक है। देखिए N2 और H2 ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, अमोनिया गैस बनाते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मिलने से जो अमोनिया गैस बनता है यह किस विधि से बनता है, हाइबर विधि से बनता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नाइट्रिक अम्ल बनाने की विधि, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लीजिए। एकदम छोटा छोटा हम बता रहे हैं। जब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को जल में मिलाते हैं तो उसके फलस्वरूप क्या बनता है, नाइट्रिक अम्ल बनता है, ठीक है। जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है जल से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, नाइट्रिक अम्ल बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी देख लीजिए इसके रिएक्शंस को। देखिए ये हो गया नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये जल हो गया, ये दोनों आपस में अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाता है, नाइट्रिक अम्ल बनाता है और यहाँ पर नाइट्रस अम्ल बनाता है, ठीक है। तो इसको आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी देखिए बनाने की विधि है। संपर्क विधि द्वारा H2SO4 के निर्माण को बताए ना, H2SO4 का निर्माण संपर्क विधि द्वारा ही होता है, ठीक है। तो देखिए संपर्क विधि द्वारा H2SO4 का निर्माण कैसे होता है, इसको भी पढ़ लेते हैं। देखिए इस विधि में जब ओलियम की अभिक्रिया जल से कराते हैं तो उसके फलस्वरूप, ठीक है, 96 से 98% शुद्ध H2SO4 का क्या होता है, निर्माण होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ओलियम हो गया और ये जल हो गया, ठीक है। ये दोनों आपस में अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है, सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है, ठीक है। यह किसके विधि द्वारा बनता है, संपर्क विधि द्वारा। यह विधि का ये उल्लेख है, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए तीन चीज पढ़ लिए हम लोग। संपर्क विधि द्वारा क्या पढ़ लिए, H2SO4 का निर्माण पढ़ लिए, दूसरा नाइट्रिक अम्ल का निर्माण पढ़ लिए और तीसरा हाइबर विधि द्वारा अमोनिया गैस का निर्माण पढ़ लिया, ठीक है। और ये जो था डेकोन विधि, इससे किसका निर्माण होता था, क्लोरीन गैस का, ठीक है। तो ये अभिक्रिया संबंधित प्रश्न है, आप लोग इस प्रश्नों के उत्तर को भी आप लोग लिख करके अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। इनमें से तीन जो था इम्पोर्टेंट था, ये क्वेश्चंस भी इम्पोर्टेंट है, ये भी है और एक ऊपर वाला ये भी है, ठीक है, ये वाला, ठीक है। तो आप लोग इन क्वेश्चंस को लिख करके अच्छे से याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चंस पर आते हैं। देखिए इस क्वेश्चंस को आप लोग ना अच्छे से देख लीजिए। ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में भी पूछे जाते हैं और 5 मार्क्स में भी पूछे जाते हैं, ठीक है। 5 मार्क्स में ABCD करके ना 5 को देता है एक एक नंबर के रूप में, और 2 मार्क्स में सिर्फ एक ही देगा और उसको लिखना होगा, ठीक है। ये सारे के सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप लोग इन सारे क्वेश्चनों को अच्छे से देखिए। इन सारे क्वेश्चनों का आंसर हम लोग एक ही तरह से भी दे सकते हैं या फिर डिफरेंट तरीके से भी दे सकते हैं, ठीक है। आप लोग को जैसा लगेगा वैसे इसका आंसर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए पहले क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहे कि HF तथा HCl में प्रबल अम्ल कौन है, व्याख्या करें, ठीक है। जैसे देखिए HF है और HCl है, सब लोग जानते हैं कि अम्ल के लिए H+ आयन की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। जो पहले H+ आयन को शो करता है वही क्या होता है, प्रबल हो जाता है, ठीक है। तो चलिए इसको भी समझ लेते हैं। देखिए HF तथा HCl में HCl क्या है, प्रबल अम्ल है, क्योंकि देखिए फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता क्लोरीन से क्या होती है, ज्यादा होती है, ठीक है। इसलिए फ्लोरीन क्या बनाता है, हाइड्रोजन बंधन बनाती है, जबकि क्लोरीन नहीं बनाता है। अब देखिए फ्लोरीन हाइड्रोजन बंधन बना लिया तो इसको तोड़ने में काफी ताकत लगाना पड़ेगा, जबकि हाइड्रोजन बंधन अगर ये क्लोरीन बनाया तो इसके अपेक्षा इसको हम तोड़ देंगे। जैसे ही ये टूटेगा तो ये जल्दी से H+ आयन में क्या होगा, बदल जाएगा, ठीक है। तो H+ आयन में HCl बदलेगा तो इसलिए HCl क्या होगा,
प्रबल अम्ल होगा किसके द्वारा, किससे, HF से। ठीक है, तो यही चीजें हैं, आप लोग इसको बढ़िया से देख लीजिए, पढ़ देते हैं। देखिए HF तथा HCl में प्रबल अम्ल है। ठीक है, HCl प्रबल अम्ल है क्योंकि फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता क्लोरीन से क्या होती है, अधिक होती है। ठीक है, इसलिए फ्लोरीन हाइड्रोजन बंधन बनाती है जबकि क्लोरीन नहीं। ठीक है, और क्लोरीन की परमाणु त्रिज्या फ्लोरीन से क्या होती है, अधिक होती है। तो देखिए, या तो इस रीजन से आप लोग इसका उत्तर दे दीजिए, क्लोरीन की परमाणु त्रिज्या फ्लोरीन से अधिक होती है इसीलिए ये प्रबल अम्ल होता है, और ये क्या होता है, दुर्बल अम्ल होता है। ठीक है, और नहीं तो आप लोग इस प्रकार से रीजन दे दीजिए यहाँ से। ठीक है, कि फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता क्लोरीन से क्या होती है, ज़्यादा होती है, इसलिए ये हाइड्रोजन बंधन बनाता है और ये नहीं बनाता है। और इसी गुण के कारण ये HF तथा HCl में HCl क्या होता है, प्रबल अम्ल होता है। ठीक है, आप लोग यहाँ तक भी लिख सकते हैं, नहीं तो और आगे भी रीजन बढ़ा सकते हैं। इस यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, इस गुण के कारण ही HCl जल्दी ही वियोजित होकर क्या दे देता है, H+ आयन को दर्शाता है, जबकि HF नहीं। इसलिए HCl क्या है, HF से प्रबल अम्ल है। और शुरू में बोले थे कि जो H+ आयन तुरंत देता है वो क्या हो जाता है, प्रबल हो जाता है। देखिए, इसी क्वेश्चन के आंसर पर ना आप लोग बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक को याद कीजिए, बाकी सबका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, जैसा कि नीचे क्वेश्चन हम आप लोग को बहुत सारा बता रहे हैं और आप लोग उन सारे क्वेश्चनों को वैसा ही आंसर दे सकते हैं। जैसे देखिए, व्याख्या कीजिए कि सामान्य अवस्था में क्यों H2 क्या होता है, तरल यानी द्रव अवस्था में होता है, जबकि H2S गैसीय अवस्था में होता है। ठीक है, देखिए, तो इसको भी देख लीजिए, उसी तरह से लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं कि जल में हाइड्रोजन बंधन पाया जाता है जबकि H2S में नहीं, यानी हाइड्रोजन सल्फाइड में नहीं। इस गुण के कारण ही सामान्य अवस्था में H2O क्या होता है, तरल अवस्था में पाया जाता है, जबकि H2S गैसीय अवस्था में पाया जाता है। तो देखिए, सिंपल सा क्या लिखा है, सिर्फ एक लाइन का आंसर है, केवल इसमें से क्या ले लिए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ले लिए। अगर आप चाहते तो ये विद्युत ऋणात्मकता भी ले सकते थे, और चाहते तो आप उसका परमाणु त्रिज्या या आकार भी लेके लिख सकते थे। ठीक है, तो इसमें से केवल हम लोग सिंपल सा हाइड्रोजन बॉन्डिंग लिए, जिससे इसका आंसर मिल गया है। तो देखिए, H2O में हाइड्रोजन बंधन बनने के कारण ये द्रव में पाया जाता है, और इसमें हाइड्रोजन बंधन नहीं बनता है इसलिए द्रव में नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो इसको आप लोग समझ लीजिएगा। और कैसे जाने किस में हाइड्रोजन बंधन पाया जाता है, तो देखिए हम बताते हैं ना। सबसे पहले इस प्रकार से लिख लीजिएगा ना, जैसे मान के चलिए हम लोग लिखते हैं नाइट्रोजन, ठीक है, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। ठीक है, इसके ठीक नीचे लिखते हैं नाना पार्टिकल हो गया, उससे हो गया, और ये फिर कल बाहर आई अंटिका हो गया। ये ट्रिक है ना, हम अपने हिसाब से होता है। देखिए, जो ये ऊपर वाला एलिमेंट है ना, इनकी विद्युत ऋणात्मकता नीचे वाले एलिमेंट से क्या होती है, अधिक होती है, और अधिक होती है तो ये हाइड्रोजन बंधन अधिक होती है, तो वो हाइड्रोजन बंधन क्या होते हैं, जैसे लिख देते हैं फिर से, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस। ठीक है, और ये ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और ये हो गया, और ये क्लोरीन हो गया। तो देखिए, ये जो होते हैं ये क्या होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं, और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है वो क्या होता है, उनकी विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा होने के कारण बनता है, और इनकी विद्युत ऋणात्मकता इनकी अपेक्षा कम होती है, इसलिए हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाते हैं। ठीक है, तो यही चीज़ समझ लीजिएगा कि जैसे N है तो मान लीजिए NH3 बन जाएगा, O है तो H2O बन जाएगा। ठीक है, H है तो क्या बन जाएगा, HF बन जाएगा। उसी प्रकार P है तो क्या बन जाएगा, PH3 बन जाएगा। S है तो क्या बन जाएगा, H2S बन जाएगा, H2S बन जाएगा, और Cl है तो क्या बन जाएगा, HCl बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए, सब में हाइड्रोजन आ गया ना, इसीलिए बोल रहे थे कि सारी चीज़ों का आंसर या तो विद्युत ऋणात्मकता पर दे दीजिए, नहीं तो हाइड्रोजन बंधन पर दे दीजिए, और नहीं तो आकार पर दे दीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग का ना सिंपल सा क्वेश्चन क्या होगा, H2O में हाइड्रोजन बंधन बनता है जबकि H2S में नहीं। इसी गुण के कारण ये द्रव अवस्था में पाया जाता है, और ये ठोस, ये किस में, ये गैसीय अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कमरे के तापक्रम पर H2S गैस है जबकि H2O क्या है, द्रव है। सेम वही क्वेश्चन है, तो उसका आंसर भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अगले इस पर आ जाइए, कार्बन तथा सिलिकॉन। देखिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं, इसको हटा दीजिए। ठीक है, अगला है उदासीन जोड़ी प्रवाह, ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं, इसको भी हटा दीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन उतना इम्पोर्टेंट, चलिए इसको देख लेते हैं, शायद ये थोड़ा सा काम लायक क्वेश्चन। देखिए, BCl3 लिविस अम्ल की तरह क्यों व्यवहार करता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, लिविस अम्ल क्या होता है, आप लोग समझते हैं,
नहीं समझते हैं तो चलिए इसको पढ़ लेते हैं। देखिए BCl3 में बोरोन परमाणु का इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता रखता है, ठीक है। BCl परमाणु में बोरोन जो होता है परमाणु का इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्या रखता है, क्षमता रखता है, देने का नहीं, ठीक है। इसलिए इस गुण के कारण BCl3 लुईस अम्ल की तरह क्या करता है, व्यवहार करता है। देखिए जो BCl3 में जो बोरोन होता है ना, ये BCl3 में तो ये बोरोन के जो आउटर सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। ये किसी के इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं, लेकिन देने की क्षमता नहीं रखते हैं। तो जो चीज़ें ग्रहण करते हैं इलेक्ट्रॉन को ना, वही कहलाते हैं लुईस अम्ल, ठीक है। यानी जिनमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमताएं होती हैं वो लुईस अम्ल की तरह काम करती है, ठीक है। जिनमें दान देने की क्षमताएं होती है वो लुईस बेस की यानी लुईस क्षार के जैसा काम करता है, ठीक है। तो BCl3 में बोरोन क्या करता है, दूसरे के इलेक्ट्रॉन को अपनी साथ रखने की क्षमता रखता है, इसलिए लुईस अम्ल के जैसा काम करता है, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए एक और VBI क्वेश्चन है। H2O उदासीन होता है जबकि H2S अम्लीय होता है, क्यों, ठीक है। देखिए अब की बार ये क्या कहा कि ये उदासीन होता है, ये क्या होता है, अम्लीय होता है, ठीक है। और ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या कहता है कि ये द्रव होता है और ये क्या होता है, गैस होता है। तो चलिए इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। H2S जल की तुलना में अधिक अम्लीय होता है क्योंकि सल्फर ऑक्सीजन की तुलना में वर्ग के क्या आते हैं, नीचे आते हैं, जिसके कारण SH के बीच जो बंधन बनता है उसका विघटन एंथैल्पी OH में जो बंधन बनता है उससे से क्या होता है, कम होता है, ठीक है। यानी इसका समझिए कि सल्फर का विद्युत यानी ये समझिए सल्फर का जो विद्युत ऋणात्मकता ही समझ लिए कम होने के कारण जो एसिड जो विघटन एंथैल्पी होता है वो ए से क्या हो जाता है, कम हो जाता है, विद्युत ऋणात्मकता के कारण, ध्यान रखिएगा ना, क्योंकि सल्फर की विद्युत ऋणात्मकता ऑक्सीजन से बहुत ही क्या होती है, कम होती है, ठीक है, कम हो जाता है। और अम्लीयता क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है। तो देखिए विघटन एंथैल्पी कम होने के कारण ये तुरंत क्या होता है, टूट जाता है और H+ आयन में बदल जाता है, ठीक है, जबकि ये OH नहीं होता है, ठीक है। इसलिए ये क्या होता है, उदासीन होता है, जबकि ये क्या हो जाता है, अम्लीय होता है, क्योंकि ये टूटने के बाद H+ में बदलेगा तो ये क्या हो जाएगा, अम्ल में आ जाएगा, और ये नहीं टूटता है इसलिए ये क्या होता है, उदासीन में होता है, ठीक है। तो आप लोग इसके आंसर को लिख लीजिएगा ना। इसलिए H2S क्या होता है, अम्लीय होता है, जबकि H2O उदासीन होता है, ठीक है। चलिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है ना, NH3 हाइड्रोजन बंधन बनाती है जबकि PH3 नहीं। तो आप लोग को बताए थे ना कि जैसे ये नाइट्रोजन हो गया और ये फास्फोरस हो गया, ठीक है। तो जो ऊपर आता है ये क्या बनाता है, हाइड्रोजन बंधन बनाता है, क्योंकि नाइट्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता फास्फोरस से क्या होगी, अधिक होगी, और जिसका अधिक होता है वो बंधन बनाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर एक लाइन में लिखिएगा, नाइट्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता फास्फोरस से अधिक तथा आकार छोटा, ये नहीं भी लिखिएगा तो चल जाएगा, आकार छोटा होने के कारण ही NH3 हाइड्रोजन बंधन बनाता है जबकि PH3 नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चंस को आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ये अभी तक जितने भी क्वेश्चंस लिखे हैं, ठीक है, ये 2 नंबर में भी देता है और ये क्वेश्चन 5 नंबर में भी देता है, इसलिए ये सारे क्वेश्चंस काफ़ी क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए एक ना हम लोग और इसी टाइप के क्वेश्चंस को देख लेते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, और ये 5 नंबर में दिया है। तो ये कौन सा क्वेश्चन है, चलिए हम लोग देख लेते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन का आंसर आप लोग लिख सकते हैं अपने से, कह रहे कि HIHF से प्रबल अम्ल है, तो ये इसके आधार पर आप लोग लिख सकते हैं। जैसे जो HCl था ना और HF था, जैसे यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन जो था ना, इसके बस अंतर क्या किया है कि HCl के जगह पे क्या लिख दिया, HI लिख दिया, तो सेम टू सेम यही आंसर आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन के आंसर को जैसे इसमें वही लिखा होगा। चलिए पढ़ देते हैं एक बार, HIHF से प्रबल अम्ल है, क्यों, देखिए HF तथा HI में HI प्रबल अम्ल होता है क्योंकि फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता आयोडीन से क्या होता है, ज़्यादा होता है, इसलिए फ्लोरीन हाइड्रोजन बंधन बनाती है जबकि आयोडीन नहीं, और I2 की परमाणु त्रिज्या फ्लोरीन से क्या होती है, अधिक होती है, जैसा उसमें था। इस गुण के कारण ही HI जल्दी वियोजित होकर H+ आयन में क्या होता है, आयन दर्शाता है, जबकि HF नहीं, इस गुण के कारण ही HIHF से क्या हो जाता है, प्रबल अम्ल हो जाता है, ठीक है, वैसा ही आंसर था। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते, ये क्वेश्चन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है और ये भी क्वेश्चन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। चलिए यहाँ पर और देख लेते हैं। देखिए HCl का क्वथनांक, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, कह रहा है कि देखिए HCl का क्वथनांक HF से कम होता है, क्यों, तो देखिए आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर लिख दीजिए, विद्युत ऋणात्मकता पर लीजिए या फिर आकार पर लिख दीजिए, सबका आंसर एक ही जैसा होता है, ठीक है, आप अपने से बना के भी लिख सकते हैं। तो देखिए
HCl का क्वथनांक HF से क्या होता है, कम होता है। क्यों होता है, तो चलिए देखिए, क्योंकि HCl के अपेक्षा HF में फ्लोरीन का आकार क्या होता है, छोटा, और विद्युत ऋणात्मकता क्या होता है, ज़्यादा होता है, तथा हाइड्रोजन बंधन बनने के कारण ही HCl का क्वथनांक क्या होता है, HF से कम होता है। इतना ज़्यादा मत लिखिएगा, बस खाली इतना लिखिएगा कि देखिए HF में हाइड्रोजन बंधन बनता है जबकि HCl में हाइड्रोजन बंधन नहीं बनता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन बंधन बनने के कारण ही HF का जो क्वथनांक होगा वो ज़्यादा होगा और HCl का क्वथनांक क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो इस तरह से भी आप आंसर इसका दे सकते हैं ना। तो देखिए, जिस क्वेश्चन का इंतजार था, जो क्वेश्चन हम बता रहे थे कि ये 5 नंबर में भी देता है, 2 नंबर में देता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इसके आंसर को देख लीजिए और आप लोग इसको लिख लीजिएगा ना। ये 2 नंबर में भी क्वेश्चन आएगा और ये 5 नंबर में भी आएगा। जैसा कि हम 5 नंबर का क्वेश्चन ही बना करके इसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करके दिए हैं, ठीक है। तो आप लोग बारी बारी से देखिएगा, एकदम उसी के जैसा इसका भी आंसर है, ठीक है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन इसका कह रहा है PCl5 ज्ञात है जबकि NCl5 नहीं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि अकीय गैस एक परमाणिक होता है। तीसरा, NH3 का क्वथनांक PH3 से क्या होता है, ज़्यादा होता है। और चौथा कह रहा है कि H3PO3 एक डाइप्रोटिक अम्ल है। और पांचवा कह रहा है कि अकीय गैसों में केवल जेनॉन ही क्या बनाता है, रासायनिक यौगिक बनाता है, ठीक है। तो चलिए बारी बारी से सबका आंसर देखते हैं। पहला का PCl5 ज्ञात होता है जबकि NCl5 नहीं। क्यों, देखिए, नाइट्रोजन परमाणु में d ऑर्बिटल अनुपस्थित होता है, ठीक है। अनुपस्थित होने के कारण इसकी अधिकतम संयोजकता कितनी होती है, +3 या -3 करिएगा, ठीक है। लेता है ना, -3 ही हो सकती है। जबकि फास्फोरस की अधिकतम संयोजकता कितनी हो सकती है, +5, ठीक है। देखिए, नाना पार्टिकल, देखिए इसमें d ऑर्बिटल वेकेंट होता है ना, खाली के रूप में रहता है, लेकिन इसमें d ऑर्बिटल नहीं रहता है। d ऑर्बिटल होने के कारण ये इसकी ऑक्सीकरण अवस्था +5 तक जा सकती है और इसकी कितनी, +3 तक ही जा सकती है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये थोड़ा सा देख लीजिए। इस गुण के कारण ही PCl5 क्या होता है, ज्ञात होता है, क्योंकि 5 बॉन्ड बनाने में सक्षम होता है, जबकि NCl5 नहीं, नाइट्रोजन नहीं बना पाता है, ठीक है, क्योंकि d ऑर्बिटल इसमें क्या होता है, वेकेंट होता है। तो इसको आप लोग समझ लीजिए, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि अकीय गैस एक परमाणिक होता है क्यों। जैसा कि आप लोग को पहले भी बता रखे कि देखिए, अकीय गैसों में सभी कक्षाएं भरी होती है, जिसके कारण ये किसी यौगिक का निर्माण नहीं कर पाते, यानी 8 इलेक्ट्रॉन रहता है, ना ही अपना इलेक्ट्रॉन किसी को दे पाते और ना ही किसी से ले पाते, इसलिए ये क्या होते हैं, हमेशा के लिए एक परमाणिक होते हैं, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन था कि NH3 का क्वथनांक PH3 से क्या है, ज़्यादा है। तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण भी लिख सकते हैं। तो देखिए, NH3 का आकार छोटा होने के कारण, ठीक है, और विद्युत ऋणात्मकता अंतर ज़्यादा है, एवं PH3 का आकार बड़ा होने के कारण विद्युत ऋणात्मकता अंतर कम पाया जाता है ना। ऐसा समझिए, ये सारे क्वेश्चन को हटा दीजिए, ऐसा आंसर मत दीजिए, बस सिंपल एक लाइन में लिखिएगा, NH3 का क्वथनांक PH3 से ज़्यादा क्यों होता है। तो सुनिए, NH3 में, या फिर ऐसा समझिए, NH3 में नाइट्रोजन और PH3 में फास्फोरस, इन दोनों का अगर कंपेयर करते हैं तो नाइट्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता फास्फोरस से क्या होती है, ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ऐसा बोलिएगा कि NH3 और PH3 में नाइट्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता फास्फोरस से ज़्यादा होने के कारण NH3 में हाइड्रोजन बंधन बनता है, जबकि PH3 में हाइड्रोजन बंधन नहीं बनता है। अतः हाइड्रोजन बंधन बनने के कारण ही NH3 का क्वथनांक PH3 से क्या होता है, ज़्यादा होता है। सिंपल सी बात है, इसमें कई सारी चीज़ें लिखे, उतना ये काम आ भी नहीं सकता है, ठीक है। नहीं तो एक कोई लिख लीजिएगा, विद्युत ऋणात्मकता के कारण या फिर हाइड्रोजन बंधन के कारण, या फिर जैसा बोले वैसा लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन से कि H3PO3 एक डाइप्रोटिक अम्ल है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, H3PO3 में ना जब इसका स्ट्रक्चर्स बनाएंगे तो 2 हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित होने के कारण ही ये H3PO3 क्या है, डाइप्रोटिक अम्ल होता है, ठीक है। 2 हाइड्रोक्सिल बनने के कारण इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, डाइप्रोटिक ना, क्योंकि इसमें ना 2 हाइड्रोजन क्या होते हैं, तो OH जब टूटता है तो वो 2 हाइड्रोजन देने में क्या होते हैं, सक्षम हो जाते हैं, इसलिए क्या होता है, डाइप्रोटिक अम्ल होता है, ठीक ना। तो इस प्रकार से इसमें 2 हाइड्रोक्सिल उपस्थित होने के कारण उसकी गुणवत्ता पूरी तरह से प्रोटोनिक हो जाती है, प्लस में एनाइजिनस होने लगता है, इसलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाइप्रोटिक अम्ल बोलते हैं। और सब लोग जानते हैं कि अम्ल कैसे पहचान होता है, H+ आयन से होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन का आंसर देख लीजिएगा, ये लास्ट, अकीय गैसों में केवल जेनॉन ही रासायनिक यौगिक बनाता है, बाकी नहीं ना। देखिए, अकीय गैसों में न केवल जेनॉन ही बनाएगा ना, आर्गन, रेडॉन, क्रिप्टॉन, ये सब कुछ नहीं, ठीक है। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। देखिए,
ज़ेनॉन परमाणु का आकार बड़ा एवं आयनन विभव का मान क्या होता है, अन्य अक्रिय गैसों की अपेक्षा कम होता है। ठीक है, होने के कारण ये ज़ेनॉन केवल रासायनिक यौगिक बनाता है। देखिए, आकार बड़ा है और आयनन विभव का मान क्या है, कम है, और आयनन विभव का मान कम है तो वह बॉन्ड बनाने में क्या होता है, सक्षम होता है। और यह भी बॉन्ड बनाता है तो ये रेयर केस में बनाता है। जैसे में देखिए HCF2 होता है तो ये अपनी गुणवत्ता के कारण नहीं बनता है बल्कि फ्लोरीन की गुणवत्ता के कारण बनता है, क्योंकि ज़ेनॉन का आयनन विभव कम होता है तो ये फ्लोरीन इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने में क्या होता है, सक्षम हो जाता है, जिससे ये HCF2 बन जाता है। HCF4 भी बन जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन भी क्या करता है, ज़ेनॉन को क्या करता है, ये ज़ेनॉन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है और ये खिंचा भी जाता है, क्योंकि इसका आयनन विभव क्या होता है, कम होता है। इसीलिए ना ज़ेनॉन ही केवल क्या होता है, यौगिक बना पाता है, बाकी अन्य तत्व नहीं। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग जितने भी क्वेश्चन हम बताए हैं, ठीक है, ये सारे के सारे क्वेश्चन आप लोग समझ गए हैं। ठीक है, तो देखिए हम आप लोगों को ये जितने भी प्रकार के क्वेश्चंस अभी तक बताए हैं, ये बिहार बोर्ड में सारे के सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, और इस प्रकार के जो क्वेश्चंस है ये हमेशा बिहार बोर्ड में पूछे गए हैं और हमेशा ये आते हैं। ठीक है, तो आप लोग ये जितने भी प्रकार के क्वेश्चंस हम बताए हैं, आप लोग इसको एकदम इम्पोर्टेंट समझ करके इन सारे क्वेश्चनों को अच्छे से याद कर लीजिए, ताकि आप लोगों का जो बिहार बोर्ड 2026 का एग्ज़ाम है वो बिल्कुल अच्छे से जाए। ठीक है, तो इसमें हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को टिक लगाते हैं जो गेस के माध्यम से होगा। आप लोग इन सारे क्वेश्चन पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कीजिएगा। ठीक है तो इसमें बहुत सारा क्वेश्चन, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चनों पर ध्यान नहीं देना है। हम जो टिक लगा रहे हैं उन सारे क्वेश्चनों को आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जैसे में देखिए पहला क्वेश्चन को नहीं लिखना है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन हम लोग का इम्पोर्टेंट है, दूसरा पर ध्यान दीजिएगा। इसके बाद हम लोग का तीसरा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, इस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चौथा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट नहीं है। पांचवा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, छठवा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर ये हैलोजन वाला भी इम्पोर्टेंट नहीं है। ये आठवां क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये 9 क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट नहीं है। 10 क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, अब देखिए 11 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। 12 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको भी लिख लीजिएगा। और 13 क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी लिख लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, ये देखिए 14 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको भी लिख लीजिएगा ना। 15 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए मेरा बताना काम है, लेकिन जो क्वेश्चन हम आप लोग को बता रहे हैं उन क्वेश्चनों को आप लोग अच्छे से लिखिएगा ना, क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है और कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं भी है। 16 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको भी लिख लीजिएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, और ये क्वेश्चन 19 जो है इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको लिखना है। और यहाँ पर ये क्वेश्चंस भी, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है लेकिन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला देखिए ये क्वेश्चंस रेयर केस में इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, या फिर ये देखिए किसी भी यौगिक को दे सकता है ना, इसलिए इसको इंपॉर्टेंट भी कर सकते हैं। अगला देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है और ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। अब यहाँ पर देखिए जो जो क्वेश्चन हम बताए थे, देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट्स है। ठीक है, अब देखिए इसमें जितने भी प्रकार के क्वेश्चंस कराए सब इंपॉर्टेंट्स है। जैसे में देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे देखिएगा ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, भले बताए हैं लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फिर इसमें ये देखिए ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, तीनों नहीं है। ठीक है, फिर इसके बाद आप लोग को ये बताते हैं ये क्वेश्चन भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसके सारे के सारे क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सारे के सारे क्वेश्चन हम आप लोग को बता दिए कि कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। तो देखिए इन सारे क्वेश्चनों को आप लोग ना अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि ये बिहार बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी तक हम आप लोग को ना चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 6 तक बता चुके थे और ये चैप्टर 7 का
सब्जेक्टिव है, ठीक है। इसके बाद हम पूरे सब्जेक्टिव्स करने के बाद हम आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स लाएंगे, जो कि आप लोग का बिहार बोर्ड में जो 70 क्वेश्चन देगा उसमें से हम लोग को जो 35 क्वेश्चन करना है वो 100% टैली कराएंगे, ठीक है। 35 में 35 नंबर का, ठीक है। आप लोग वेट कीजिए, हम सब्जेक्टिव जैसे ही खत्म करेंगे वो सारे के सारे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव्स का लेकर आएंगे, ठीक है। या फिर हम धीरे धीरे क्वेश्चंस आप लोग को ऑब्जेक्टिव्स का अभी से ही देते जाएंगे, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग इन सारे क्वेश्चनों को अच्छे से समझ लिए होंगे, और जितने भी बिहार बोर्ड के एग्जाम देने वाले छात्र और छात्राएं हैं ये सारे क्वेश्चंस को मोस्ट इंपोर्टेंट करके आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक्स।